खबर है। मैं खुश आमदीद, मेरे साथ आरफ मीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं सैयद काजी। नाज़रीन, आज आपने मनाजर देखे इलेक्शन कमीशन के बाहर, तकरीरें भी सुनी, कुछ टोन बदली लगती सी, और जो नीचे क्राउड में कुछ नारे ऐसे लग रहे थे जो गुफ्तगू कम से कम स्टेज पे नहीं हो रही थी। ये क्या तब्दीली है, उसकी वजह क्या है, हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। ब्रॉड शीट माहिदा, अब इसका एक फैलता चला जा रहा है सिलसिला, अब इसका क्या बनेगा, और जो पैसे निकल आए हैं उनका क्या बनेगा, जो हमने दे दिए उनका क्या बनेगा, और कौन किकबैक मुबैना तौर पर मांग रहा था, ये सब हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। साथ साथ हम देखते हैं कि मैशत का मामला, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, और एनर्जी के हवाले से भी एक ख़ास एक्सक्लूसिव खबर हम शेयर करेंगे कि आखिर इसका सर्कुलर डेट क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या वजूहत है। मलिक साहब, आपने हमें बताना है। और उसके साथ चीन भारत में बस्तियाँ बकौल चाइना के आबाद कर रहा है, वो इलाका भारत के मुताबिक भारत का है मगर चीन कहता है ये हमारा इलाका है, तो ये एक नया सिलसिला भी शुरू है। बड़ी साहब, आपने देखा PDM का आज पावर शो था या कमज़ोरी शो था? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, मेरा ख्याल है PDM आज खुद भी शर्मिंदा है। अच्छा, शुरू हुए इमरान खान के इस्तीफे से, इमरान खान को भगा देंगे, तोड़ देंगे, बुलंद व बाले दावे। आज छोटा 11 जमातें मिलके इस्लामाबाद में चंद हज़ार भी लोग इकट्ठे ना कर सके तो क्या उनके कहने पे हुकूमतें चले जाया करती हैं? कोई लीडरान PDM के कह रहे थे कि हम इस्तीफ़ा लेके आएंगे, इलेक्शन कमीशन से फैसला लेकर आएंगे। उधर जाके महमूद खान ने अदारों के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। नीचे से नारे लगे नहीं, लगवाए गए। गो के दोनों की मौलाना वो तलखी नहीं थी जिस कदर पहले बारूद था, लेकिन आज था जहर काम डाला था इनका। ये सब मेरा ख्याल है अब PDM लाहौर का पहले जलसा फ्लॉप हुआ, आपको याद होगा। मैं कहता तो चलो बहुत अच्छा नहीं हुआ, वो दोस्त नाराज ही ना हो जाए। और आज एक नाकाम शो के बाद, 11 जमातों के बाद, मेरा ख्याल है PDM लॉन्ग मार्च की गलती नहीं करेगी, मुझे ऐसे लग रहा है। देखिए, इनके खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग के केस में गए हैं, ये तो इनके खिलाफ भी है। अगर ये फॉरेन फंडिंग का केस आइन और कानून के मुताबिक होता है तो बड़ी बड़ी जमातों के बटी साहब आइन के और कानून के मुताबिक होता तो हम पिछले 25 साल से इनके चेहरे टीवी पे कहाँ दिखा रहे होते? आइन के कानून नहीं, वो आइन पे नहीं अमल करते तो दारों की कमजोरी है ना। देखिए, करवा ही नहीं सकते अमल। आज रेड जोन में एक तरफ तो अभी आप बता रहे हैं कि होटल वाले गरीब आदमी जो बच्चों की रोटी कमाने के लिए कर रहा था, वहाँ AC गया, उसकी टीम ने पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए, उसने 1.5 लाख जुर्माना कर दिया और कितने दिन के लिए होटल बंद कर दिया। नहीं, वो मुझे मेरे एक इर्द गिर्द हुआ। और यार मेरे पाँच तो डर ऐसे रहे जैसे हम कोई पटाखा चला रहे हैं। 5 दिन के लिए बंद कर रहे हैं कि जी आप 2 मिनट ठहर जाना सब। एक तो आप अर्ज करने नहीं देते, एक तरफ आप एक छोटी सी दुकान पे 2 लाख या होटल पे 5 लाख जुर्माना कर, 1.5 लाख या 5 लाख कर दे, कहीं 5 भी किया 10 लाख भी हुआ, मैं दे देता हूँ। 10 दिन के लिए बंद कर रहे हैं होटल, लोगों का रोजगार ना हो। जहाँ वेटर है, आप दूसरा कुक है, 50 बंदे हैं। दूसरी तरफ अदारों को गालियां देने के लिए अब रेड जोन में जाने की इजाजत दे रहे हैं। उनको खुली छुट्टी है, लोगों के कारोबार बंद कर दो। आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते कि वो अदारों को गाली देते हैं। वो अदारों को अंडर प्रेशर कर लिया उन्होंने, आपके अदारे मफलूज हो गए हैं, डर गए हैं इनसे। आज साकब चीफ जस्टिस को ये बुरा भला कह रहे थे, तो आज जो चीफ जस्टिस है कल वाले उसको नहीं कहेंगे। से तो इनको खुद डर जाना चाहिए जो उसको लेके आए हैं, तो इधारे भी डर गए हैं। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ है, ब्रॉडशीट का केस है, और ये इलेक्शन कमीशन वाले साबिक सेक्रेटरी। कमर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हजरत, आपको बड़ी देर से तलाश कर रहे थे। आप इलेक्शन कमीशन के में कहते हैं कि आप उसकी दाई हैं, पंजाबी में जो कहते हैं। ये क्या है फॉरेन फंडिंग केस? क्या है कि गैर मुल्की लोगों से पैसे लेने वाले के बारे में आइन कानून क्या कहता है? आइन और कानून तो बड़ा वाज़ेह है। उसमें तो ये जो हमारा इलेक्शन एक्ट बना है 2017, इससे पहले जो हमारा जो था पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 62 फील्ड बादशाह अयूब खान के ज़माने का, उसी की नकल इन्होंने की जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने के पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002। इसी तरह जब ये नया इंतखाबी इजलास कमेटी बना, उन्होंने इसका नाम रख दिया इलेक्शन एक्ट 2017, लेकिन है ये चरबा 62 से। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी सियासी जमात अगर कहीं से भी कोई
ऐसे गैर मुल्की शहरियत रखने वाला गैर मुल्की इदारा, गैर मुल्की थिंक टैंक, कारपोरेट, मल्टीनेशनल कंपनी या इदारे या गवर्नमेंट अगर उसे कोई फंडिंग हासिल करती है तो वो ममनुआ जो है उसको तस्वर किया जाएगा। अब ये तहरीक इंसाफ की जो मामला चल रहा है अकबर बाबर की तरफ से, ये 2014 से चल रहा है, नवंबर 2014 से। तो उस वक्त भी हमारी जो उस पर गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उस पर अहमियत ही नहीं दी। और लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस केस को चलने नहीं दिया, वो अदालतों में चलेगी, वो 4 साल अदालतों में रही। उसमें नवाज शरीफ गवर्नमेंट खत्म हो गई, नई गवर्नमेंट आ रही है। तो अब ये सारे सिलसिले इन्होंने जानबूझ को इतना मसला जो है इतना गंभीर संगीन बना दिया कि फॉरेन फंडिंग की तलवार लटक रही है उनको ऊपर 2014 से। लेकिन अब ये मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है और कल जो स्क्रूटनी कमेटी बैठेगी, सोचेगी, उस स्क्रूटनी कमेटी के बटिसा मैं बताऊं क्या हुआ। स्क्रूटनी कमेटी ने अक्टूबर में भी, अभी चंद महीने पहले भी, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की। तो इलेक्शन कमीशन ने उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और रिमांड कर दिया दोबारा इसी कमेटी को। ना इसका तो कोई सरेपाई कोई नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही आप लिखना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। अच्छा कंवर साहब, मैं सिर्फ एक आपको, बाकी मेरे दो साथी सवाल करते हैं, सिर्फ बता दें अगर फॉरेन फंडिंग साबित हो जाती है कि गैर मुल्की लोगों से पैसे लिए, मल्टी लिए, तो इसकी मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है आइन और कानून के मुताबिक? मैक्सिमम सजा तो इलेक्शन एक्ट में बड़ी वायदा दिया हुआ है। हम किसी पार्टी का नाम लेते, कोई भी सियासी जमात अगर ममनुआ जो है वो फंडिंग साबित हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 204 के तहत उसको जब्त करने के पास इख्तियारात हैं। ये मुकम्मल इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। अगर वो ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाते हैं तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो ये साइड इफेक्ट ये है कि वो फिर उसको सेक्शन 215 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में इख्तियार दिए हैं कि ऐसी सियासी जमात जो सेक्शन 204 और 210 की जद में आ जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पार्टी का सिंबल विड्रॉ कर सकता है। ये 2 इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। फंडिंग को जब्त करना, बहके सरकार जब्त, स्टेट बैंक को नाहली। कुंवर साहब आप ये कह रहे हैं, सईद काजी अर्ज करूं, नाहली नहीं होती इस मन में। लेकिन मसला यह है कि हमारे इदारों में ज़ाहिर है, हमारे इंसाफ के इदारों ने अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया, इतना हद तक रहा है इलेक्शन कमीशन जो फॉरेन फंडिंग को जब्त कर लेता है, गैर ममनुआ जो आया है वो जब्त कर लेता है। तो जब्त करने के बाद आगे उसका लिखा हुआ है कि 212 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर सकता है, कोई फरीक भी हो। अब अगर ये अकबर बाबर ये कहे कि जनाब इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 215 पर अमल नहीं किया, सिर्फ ममनुआ जो है फंडिंग जब्त कर ली लेकिन 215 को नजरअंदाज कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। 215 क्या है? मैं 215 जरा नाज़रीन के लिए। हाँ, 215 में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जब वो किसी ऐसी सियासी जमात जो 204 में जिसमें लिखा हुआ है कि ममनुआ फंडिंग जब्त हो गई, और 210 में यह है कि जो उन्होंने जिस पार्टी ने अपना सालाना गोशवारा जमा कराया और उसमें ये साबित हो जाता है कि इसमें ममनुआ जो है फंडिंग हुई है, तो फिर वो पार्टी जो है वो उस पार्टी का सिंबल इंतखाबी निशान वो जब्त कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है इलेक्शन कमीशन। अच्छा सर, यहाँ पे तो एक तासर ये भी बड़ा आम हुआ है, मैं आपसे चाह रहा हूँ कि क्लैरिटी आ जाए हम लोगों को कि जो MNA हैं, जो MPs हैं, जो तहरीके इंसाफ किसी भी पार्टी का जब जब्त हो जाता है तो उसके MNA, MPs और सेनेटर कायम रहते हैं पॉलिटिकली, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ता। इस पर ज़रा वाज़ेह कर दीजिएगा। हाँ, वो मैं अर्ज करूँ आपसे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इतना तो अख्तियार है जो सिंबल वापस लिया जा सकता। जब वो सिंबल वापस ले जाए तो आप बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, तो उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन सवालिया निशान बन जाती है। जिस पार्टी का सिंबल ही इलेक्शन कमीशन खारिज कर दे, डिलीट कर दे अपनी लिस्ट में से, तो पार्टी जो है उसका एक वजूद तो बरकरार रहेगा। लेकिन जैसे आप फरमा रहे हैं कि कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेंबर तो रहेंगे, तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन सिर्फ सिंबल तक हद तक वापस ले सकता है, तो पार्टी जो है वो सवालिया निशान बन जाती है। उसके बारे में आगे साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस। आपने बहुत एक जामे तरीके से रोशनी डाली। भट्टी साहब, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, सिंबल नया बन जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है, आप चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट नया हल कर देगी। ये क्यों इतना शोर मचा रहे थे बाहर? नहीं देखिए, इसमें जो बाद आईनी माहिरीन हैं जो इलेक्शन कमीशन ने किया, उन्होंने कहा वो पार्टी बैन हो सकती है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। नहीं कानून में लिखा है, कानून का चलेगा ना। नहीं प्रोसेस कोई भी चीज इलेक्शन कमीशन में भी 2014 से केस ही चल रहा है ना, फैसला तो अभी तक नहीं हुआ, ये 2044 तक कर ले तो क्योंकि ताकतवरों के लिए कौन सा कानून है? इस मुल्क में फ्रॉडी या दानिश हो, रोजाना जाली रेटिंग दे, उसे कोई नहीं पकड़ता, वो छोड़े। गुजारिश ये है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट चले जाता है अकबर बाबर साहब के, जनाब ये 15 सेक्शन में तो इससे ये असम्बली ही खत्म होती है, इसका मतलब है कि ये तीनों जमातें अगर चले जाती हैं, एक तो बहुत बड़ा क्यास हो जाएगा। लेकिन कई सब अगर हम पहली स्टोरी पे आ जाए, ये कहाँ करोड़ों के लॉन्ग मार्च, पहिया जाम, भूख हड़ताल, शटर डाउन, और आज चंद हजार बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। रशीद साहब कह रहे थे 3000 बंदे थे, उसमें राहगीर भी शामिल थे। लेकिन मैं पहले यानी एक तरफ तो ये हालत है, दूसरी तरफ जरा गुस्सा देखिए अचकजई साहब क्या कह रहे हैं। लाहौर के लोगों, पिंडी के लोगों, सरकारी ज़खायर के गोदामों का अंदाजा लगाओ। मैं मोहतरम फजल रहमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पाकिस्तान के अवाम को फतवा दे कि भूख की सूरत में सरकारी गोदामों को लूट के खाओ, मजे करो। अब देखिए जी भट्टी साहब और आप दोनों, आप बड़ी देर से मलक साहब आप जवाब दें, सरकारी गोदाम लूट लो, लूट खाओ। नहीं मैं सवाल पूरा ये पाकिस्तान में कानून है, और इस कानून गोदाम लूट के खाओ, अलम कानून के मनसब पर बैठो, कब तक इन डाकू चोरों को डिफेंड करते रहोगे, बचाते रहोगे? कब तक एनआरओ देते रहोगे? कब तक जाली रेटिंग जैसे ये फ्रॉडिये मैदान में रहेंगे? अच्छा नहीं, एक तो वो कह रहे हैं जी कि गोदाम लूट लो, वेरी गुड। दूसरा इससे पहले कहा था हम घिराव करेंगे अगर आपने हमारे साथ इस्तीफे ना दिए तो। मतलब ये क्या माइंडसेट है? मेरे लिए ये मैच फिक्स माइंडसेट है। मुझे तो लगा मैच फिक्स है। देखे ना कई एक दफा अपना हमारे यही वजीर नूरा कुश्ती है, वजीर दाखिला साहब फरमाते थे कि आज हमने जितने भी जलसे हुए हैं, लाहौर का जलसा निकाल लें, गुजरांवाला का जलसा निकाल लें, मुल्तान का जलसा निकाल लें, लोरालाई का जलसा निकाल लें, कोई एक जलसा निकाल दें जिसमें आपने कोई पाकिस्तान के इदारों की तौहीन ना की हो, आपने नाम लिया, आपने सर्विंग लोगों को ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं यहाँ नहीं ले सकता, आपने फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे पता है एक गिरफ्तारी हुई है, मैच तो दोनों तरफ से क्लियर है। अब आज इनकी टोन सुन ले, आज इधर लगता है, इधर भी दरमियान में कोई लगता है। आप हमें ये कहते हैं हम इदारों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मुझे लगता है दोनों तरफ से अमली तौर पर वो सियासत में नहीं है। तो ये हमारे साथ जो बोलते हैं धोखाधड़ी कर रहे हैं। देखे ना, आज एक बात करते हैं, कल दूसरी बात करते हैं। उसका एक मैं प्रूफ दे देता हूं। उसका प्रूफ है कि मरियम और मौलाना का एक ही फिक्रा था कि हमारी लड़ाई नहीं है इमरान के साथ। भाई तुम कौन हो? मरियम का तो कैटेगरिकली ये स्टेटमेंट थी कि भाई इमरान खान तुम कौन हो, हमारी तुमसे लड़ाई नहीं, ये तो बड़ों की लड़ाई है। आज बड़ों की सारी लड़ाई इमरान पे आ गई है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बल्ले कख नहीं है। नहीं, इसका दूसरा भी मतलब नहीं, एक और भी मतलब है पाकिस्तान। अच्छा मरियम साहब का मैंने शॉर्ट सुनवाना है। मैं इस सवाल पे एक सवाल पे जवाब, बदकिस्मती है। आप कहते हैं इस मुल्क में कानून है, आइन है, आप लोग कहते हैं शायद मैं भी उन बदनसीबों में ये कहता हूँ, बड़े बड़े सामने मजबूरी से कहते हैं ना। तो इस मैं क्या कहूँ, वो कह रहे हैं सरकारी जराए लूट लो, यानी कि स्टेट बैंक लूट लो, फिर इसका पर्चा किसके खिलाफ होगा? फिर आके कोई वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मेरा सवाल अच्छा बच्चों, आपने बैंक तो लूट लिया है तो अच्छा किया है, लेकिन दूसरे बैंक कुछ और भी हैं। मेरा सवाल सुनिए प्लीज। सरकारी जराए क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे अचकजई साहब ये बता दें कि जिन्होंने ऑफिस में बैठ के सरकारी बैंक लूटे, कर्जे लेके माफ करवाए, जिनके पहलू में खड़े हो, जिन्होंने जो है अपने जो जायदादें जब अरबों रुपए की होगी तो वो वापस लें, असल बैंक रॉबर्स के तो पहलू में आप खड़े हैं। और लोगों को भट्टी साहब से ये बताया ना, इस पे तो आप आते नहीं है। मेरा सवाल ये है कि मैं आज मान गया हूं महमूद खान अचकजई को साहब को, आप बार भी उखाड़ सकते हो, हम तो इन ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कह सकते, मेरे ख्याल में बेबस है। लेकिन कादी साहब इस अल्फाज की संगीनी आप नहीं जान रहे। वो कह रहे हैं सरकारी जराए जहां भी है लूट लो, यानी कि स्टेट बैंक लूट लेगा तो मुजरम कौन होगा? अगर स्टेट बैंक लूट लेते हैं, अवाम जाती है। मैं वैसे आपसे थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, मुझे तो लगता है ये कोई टीवी ड्रामा चल रहा है, इसको संजीदा ना लिया। टीवी ड्रामा नहीं है मलिक साहब, 220 मिलियन लोगों की रोटी इन्होंने ले लिए मिलजुल के।
इसमें वो एस्टेब्लिशमेंट जो उन्होंने लेके आई थी वो भी शामिल है, और ये चोर चक्के, माफ कीजिएगा मुझे, यहाँ पे गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, हमारे पास वैक्सीन नहीं है, साफ पानी का गिलास नहीं है। इट्स नॉट मजाक, इट्स अ वेरी क्रूअल जोक जो कर रहे हैं। और जो बैंक रॉबर हैं वो एक इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है, जो रियल बैंक रॉबर हैं जिन्होंने यहाँ के साथ से लूटे हैं। जरा सुने मरियम साहब भी कुछ फरवा रही है। सॉरी मौलाना साहब, माफी चाहते। फिर कहते हैं आप इदारों से बात करते हैं, इदारे आसमान से नहीं उतरे, इदारे हमारी सोसाइटी के लोग हैं। इदारों ने तो जराइम किए हैं जिनके नतीजे में पाकिस्तान टूटा है। इन इदारों ने तो पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया। कहते हैं इदारों का नाम मत लो, बाएं तरफ सलाम फेरता हूँ तो रहमतुल्लाह है, बाएं तरफ सलाम फेरता हूँ तो रहमतुल्लाह है। फिर क्या नाम दूं इनको मैं? तो फिर निकित अब्बाई कहना पड़ेगा। तो भट्टी साहब ये जो फॉरेन फंडिंग है जो मिडिल ईस्ट से आती है, ये आसमान से उतरती रही है? देखिए, मैंने तो मौलाना सबसे गुजारिश है कि माशाल्लाह इतने मदरसे चला रहे हैं, उसका भी कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा, तभी तो लड़ाई कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई इनको हमने लाना है, ऑडिट करना है। मैं आज मौलाना और मरियम को, मुझे इनसे हमदर्दी होने लग पड़ी है, क्योंकि जब जिस मुल्क के अदारे इतने बेबस, लाचार, अपाहज हो कि एक मजदूर रोटी कमाने के लिए रेड़ी लगा रहा है, मास्क ना पहनने पे उसे 1000 जुर्माना कर दो, 4 दिन के लिए उसकी दुकान बंद कर दो, रेड जोन में जाके कहते हैं कि सरकारी माल लूट लो, और कहते हैं इनके खिलाफ पर्चा नहीं हो सकता। तो भाई छोड़ दो, अगर मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते, अगर आप इस काबिल नहीं हो, अदारे नहीं चला सकते, तो अब उहदों पे छोड़ दो, किसी अहल आदमी को आने दो जो कानून में जो मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी कर सके। वो तो लाफिंग स्टॉक बना दिया। मैच पे बात गाजी साहब, ये तकलीफ दे बात है यार, बींग पाकिस्तानी, मुझे आप रोटी नहीं कमाने दे रहे। कह रहे थे ना कि मौलाना किफायतुल्लाह शायद सिंध चले गए, मुझे तो लगा वो पता नहीं पाकिस्तान के हमारे सारे इदारों को पता ही नहीं, एक बंदे ने सरेआम आपके इदारों की तौहीन की। अब मेरे ख्याल में मलक साहब, सियासतदानों ने जो खोना था खो दिया, अब अदारे खो रहे हैं कुछ। मुझे तो बिल्कुल ही, क्योंकि अदारों का एक एहतराम होता है, वकार होती है, इज्जत होती है, और वो होती है उनकी कानून की हुक्मरानी से। जब अदारे माफिया के आगे बेबस हो जाए, लेट जाए, मजबूर हो जाए, तो फिर मैं समझूंगा रियासत की लामत होते हैं अदारे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर 2-2.5 हज़ार बंदा भी इकट्ठा ना करने वालों के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये अदारे वैसे ही बंद कर दें। अच्छा, अब सुनते हैं जरा मरियम साहिबा की गुफ्तगू क्या है। 2018 के इलेक्शंस में तुम्हारे बैलेट बॉक्सेस में वोट किस एजेंट ने डाले थे? अगर पैसा देने वाले एजेंट्स थे तो तुम्हें इक़्तिदार में लाने वाले एजेंट्स कौन थे? साकिब निसार से तुम्हें जाली सादिक और अमीन नहीं, साकिब और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाने वाले एजेंट्स कौन थे? यार आप देखें, जनरल जिलानी तो फौत हो गया, उनका जिक्र तो आज मुनासिब नहीं था। नहीं, देखें, साकिब निसार का एक कसूर है चीफ जस्टिस का कि उन्होंने गरीबों के लिए महंगी दवाई पे लिए 100 मोटो, स्कूल पे डाके मारने वालों को 100 मोटो लिए, आसफ अली जरदारी पे 100 मोटो लिए, इनके वालिद को किए। हाँ यार, जस्टिस कयूम चाहिए ना, जो बेनजीर भट्टो जैसी लीडर को सजा दे दे एक हुक्म पे, तो ये तो गलत है ना। जस्टिस साकिब निसार ने बड़ा जुल्म किया इस मौके में, गरीबों की भी सुनी, वरना उसी नहीं सिर्फ फ्राडिये को अपना तलब किया था 3 रुकनी बेंच ने जब बोल टीवी और गए थे कुछ लोग। एक तो मरियम ठीक कह रही है ना, जिन लोगों ने 1985 की जाली असेंबली बनाई थी, आज साकिब निसार होते, काजी साहब मुझे कहने दें, अगर आज साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते, मैं चैलेंज देता हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर इनके खिलाफ मुकदमा होता है। जुडिशियल मामलात में हम कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं करते। मैं भाई वो एक्स चीफ जस्टिस को कह रहे हैं, मुझे तो नहीं कह रहे, मुझे तो 10 दफा बुरा कहेंगे तो मैं कहूँगा जी बिस्मिल्लाह, मैं कमजोर आदमी हूँ, मैं नहीं मुकाबला कर सकता। लेकिन यार मलक साहब देखिए, मौजूदा चीफ जस्टिस ने भी साबिक होना है, ऐसी सब नहीं होना है। हर आदमी जब आता है इख्तिदार में, जैसे आपको याद होगा आसफ अली जरदारी ने एक दफा कहा था रहील शरीफ को इशारा करके, तुम 3 साल के लिए आते हो, हमने सारी उम्र रहना है। जब अदारे आइन और कानून की पासदारी नहीं करते तो फिर मैं माफी चाहता हूँ, फिर गली मोहल्ले में खाना जंगी और अनारकी होती है। ये सोच रहा हूँ कि आज तो 2-2.5 हज़ार आदमी था, अगर 2-2.5 लाख आ गया तो इन इदारों को क्या बनेगा? एक कमेंट में करना है, ये संजीदा बात है, एक कमेंट में करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ आपकी सारी बातें सही है, मगर मुझे एक चीज़ लग रहा था, जैसे जो 22 साल और
2 साल की हुकूमत डालूं। 24 साल जो इमरान खान साहब कहते रहे थे ना कि हुक्मरान चोर हैं, क्रेडिबल नहीं है, ईमानदार नहीं है, इमरान खान साहब का एक पॉइंट रहा है ना। तो आज की अपोजिशन ने इमरान खान पे सारी जो क्रेडिबिलिटी थी, ईमानदारी ईमानदारी ईमानदारी, उन्होंने तो उसको कह दिया कि भाई वहाँ पे मैं जो ये अपना अकबर एस बाबर है उसके मुताबिक अमेरिका में 2 कंपनी रजिस्टर्ड हैं इमरान खान के साइन के साथ, जिस पे ये साबित किया जा सकता है, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जिससे साबित किया जा सकता है, जिस तरह भट्टी साहब ने कल बताया था कि गैर मुल्कियों ने इस पार्टी को पैसे दिए। मेरा आपसे सवाल और है, तो इमरान खान की ईमानदारी तो क्रेडिबल आना नहीं है। और कुंवर आफ्ताब साहब ने, क्या नाम है, कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ये बता दिया, वो बिल्कुल ठीक है, वो बैन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब लड़ाई तो इमरान खान की और मरियम साहिबा की, नवाज शरीफ की है। ये सही हम किधर है यार? नहीं, वो हम तो कहीं नहीं। अभी हम स्टोरी करेंगे ना, अभी ये जो एनर्जी ऑडिट की गलतफहमी नहीं, आपको किसने गलतफहमी दादी के सजना है? आपने बताया ना, आप कह रहे हैं जमहूरियत है। नहीं, हम जमहूरियत है भाई, नहीं जमहूरियत नहीं है, नहीं है ये। मरियम जमहूरियत के लिए नहीं लड़ रही। कादी साहब, किसके लिए लड़ रही? आवाम जो है ना, सियासतदानों और अदारों दोनों के लिए कीड़े मकोड़े हैं। अदब एहतराम से इनके डर और खौफ से खुल के कह भी नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल खामोश रह भी नहीं सकते। अदारों के लिए और सियासतदानों के लिए अवाम कीड़े मकोड़े हैं। हम पर ये बादशाहत करने आते हैं, किसी भी रूप में आ जाए। एक शॉट सुन लेते हैं। और कौन है? आवाज नहीं आ रही, कौन है? सुन तो रहे होंगे, मेरा ख्याल है कि ये आवाज पहुंच जाएगी कि लोग जानते हैं कि तुम्हें 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत करने वाले एजेंट्स कौन हैं। जहां जहां आवाज जा रही है, देख लो, लोग नहीं डर रहे। जब आपके इदारे में ईसीपी की बात कर रही हूं, अभी बाकी इदारों की बात नहीं कर रही, डरने की जरूरत नहीं है। डरने की, अच्छा हम इनसे डर जाएंगे? नहीं, वो अपनी प्रोटेक्शन में बात कर रही है। कोई एनआरओ का अच्छा, मरियम शेर नहीं लगी भाई, वो डरा रही है भाई, कह रही है बच्चों डरो ना मेरे से, खौफ ना खाओ। समझदार शेर नहीं है, 2.5 साल शेर नहीं बोली नहीं है। आज खूनखार शेर थी। कितने साल? और कादी साहब इतने बड़े अदारे को इस तरह ललकारना, कहीं ना कहीं छोटा सा कोई एनआरओ लगता हो गया हुआ है, छोटा तो यार बड़ा हो गया होगा एनआरओ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बात ये है कि ये जो है ना, ये एनआरओ वाली कहानी नहीं है। नहीं, देखे ना, इधर से इल्जाम बंद हो गए, उधर से गिरफ्तारी। एक आपसे सवाल, मुझे तजज़िया चाहिए, क्या अदारे इतने बेबस लाचार हैं कि वो कह रही है, वो बताओ कौन कौन, और आप समझ रहे हैं किसको कह रही हैं, आप भी बच्चे नहीं हैं, दूध पीते। इसका मतलब है अदारे मफामत का शिकार है, मजबूर है, मैं ब्रेक पे जाने से पहले क्या? आपकी बात का जवाब दे जाता हूं। इदारों के लिए एक सबक ये है कि आप पैटी और जराइम पेशा लोगों को जब आगे लीडर बना के खेलते हैं, वहां पर मुसल्लत करते हैं, तो ये उसका लाजमी नतीजा है। आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और देखेंगे और क्या कहा जा रहा है, और कुछ और फंडिंग के हवाले से भी बात करेंगे। वेलकम बैक। भट्टी साहब, जब भी हम किसी मामले को हाथ डालते हैं, खुल के सामने आता है, इतनी खाक उड़ाई जाती है। पनामा पे कितनी खाक उड़ी, किसी को कुछ भी नहीं हुआ पैसों का। अभी 25 बिलियन के जो है हमने पकड़े हुए हैं जनाब के जी, ओपन एंड शट केस है, कुछ नहीं हुआ। हुदैबिया पे भी इसी तरह झूठ बोलते रहे, उसमें वो शफाफ वापस आ गए सुप्रीम कोर्ट से। अब मुझे ये बताएं आप कि ये ब्रॉडशीट का मामला है, अब ये कहते हैं ये इन्होंने गलत किया, वो कहते हैं इन्होंने गलत किया, अब किसकी माने? दोनों ठीक तो नहीं कह रहे? कादी साहब, दोनों ठीक कह रहे हैं, दोनों ने गलत किया है, लेकिन लुटा तो गरीब आदमी है ना, आवाम लूटी है ना, इनके जेब में तो पैसे नहीं गए। इसका भी कुछ नहीं होगा जो इमरान खान ने बनाई है टीम, क्योंकि मुझे पता है इनमें इनके कितने लोग मुलव्वस हैं, साबका भी मुलव्वस हैं। याद रख ले, पाकिस्तान में एक ही लफ्ज़ आएगा, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, रिपोर्ट मांग ली गई, छोड़ूंगा नहीं किसी को, पकड़ूंगा नहीं किसी को, लेकिन सज़ा पाकिस्तान में ताकतवर को नहीं हो सकती, क्योंकि अदारे ताकतवरों के मरहूने मिन्नत है, उनसे खौफज़दा हो जाते हैं या कमीशन ले लेते हैं या क्या करते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जब से होश संभाली है, सुना है कि फ़लाँ आदमी अरबों रुपये लूट के खा गया, फ़लाँ लूट के खा गया, और मुझसे आके हमें रोज़ाना ब्लैकमेल करता है, कभी किस पे करता है किस पे करता है। लेकिन हमें इतना पता है, जिस फ्लैट में मेरे मुल्क के लूटने वाले, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने जिनको हाथ को मीन नहीं कहा, उसके जुर्माना भी हमने दे दिया। और हमारे वज़ीर आज़म साहब आके कहते हैं, देखिए मैं कमेटी बनाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई आपने अभी तक सजा दिलाई किसको? उनके भी नाम दे दें हमें। नहीं भट्टी साहब, इसका मतलब ये है कि वो एक नैब का भी एक माजूर किस्म का था, अपना जो एहतसाब था, कोई बड़ा बंदा तो नेट नहीं हुआ, तो ये शराफियत तो कहती है कि वो उसको भी बंद कर दे। काजी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ,
जो जूती पाँव को लगती हो, चाहे करोड़ पे अभी हो, अगर पहनने के काबिल नहीं है तो फेंक दो। इसी नैब ने या हुकूमत ने 2008 में वो उनका यूके का हाईकोर्ट लिख रहा है कि एक जाली शख्स को पैसे दे दिए, भाई पैसे उससे निकलवाओ यार। इंकशाफत कर कर के पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जिसकी भी गवर्नमेंट थी, और कमर जमान चौधरी साहब थे या कोई और थे? नहीं काजी साहब, हुकूमत जिसकी हुई है डीलिंग सारी नैब से चल रही है। मैं कागजों में बात कर रहा हूं। नहीं, नैब और हुकूमत दोनों है, सफारतकार भी मुलव्वस है, वजारत खारजा भी है। काजी साहब मुझे तो ये है कि लूट अवाम रही है और अवाम ही बेवकूफ बनती है। भट्टी साहब, जब आपके साबिक प्रेसिडेंट ऑन रिकॉर्ड कहें कि औकात क्या है स्नैप की, मुझे हाथ डाल के आप कैसे कहते हैं नैब नहीं, साबिक नहीं, आपका मौजूदा जिसको सदर साहब जरदारी साहब ने कहा इसकी औकात है मुझे पकड़ सके। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं। मलक साहब देखिए, साबिक कह रहे हैं, ठीक है। आज मरियम ने कहा, ओए क्या नारे लगा रहे हो, क्या शेरनी ने थोड़ा सा ले, उसने कहा शेरनी ने क्या नारे लगा रहे हो, छोड़ो सबके सब आईना देखो। दूसरा, आपके मौलाना फजलुर रहमान ने कहा नैब की जुर्रत है मेरी तरफ आया, मैं जूते पे नौकर नहीं लिखता। और भाई अगर आपने इन ताकतवरों के आगे बेबस लाचार और नीचे गिरना है तो सिर्फ गरीब आदमी को डराने के लिए आप बने हुए हो, हमारा ही बजट खाने के लिए बने हो। फिर बस करो यार, फिर इस कौम में पैसा बांटो। हम उस वक्त तक आइन को नहीं मानेंगे जब तक हमें आप बेशक हमसे LFO करवा लें, मगर हमें हुकूमत में सब ये सब कुछ वो नहीं कर रहे। अदारे जब अपना काम नहीं करेंगे तो फिर माफिया होगा। गॉड फादर इसीलिए आसफ सईद मैं तो ये आपकी ब्रेक से पहले चला गया था कि आप जब उन जाली लोगों को मुसल्लत करेंगे, लीडर बना के उनकी शख्सियात मीडिया में तामीर करवाएंगे, जो लीडर क्या यहाँ पे कुछ क्या मैं कहूँ वो उस काबिल नहीं है, तो फिर आपका भी यही देखिए ना। अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होता, अंदर बुलाता, उन्हें कहता कि जी मैं 15 दिन के अंदर अंदर फॉरेन फंडिंग का केस करने लगा, मुझे इससे गर्द नहीं कि सियासी जमात कौन सी है। अगर गैर कानूनी फंडिंग हुई है तो मैं इसका आइन के मुताबिक फैसला करूंगा। मलक साहब, एक आप अपने इदारे आपके काम ना करें या किसी की हुकूमतें बनाएं या गिराएं तो फिर बगावत होती है। बटी साहब, मैंने कल भी यही कहा था कि मुझे इंसाफ से कोई लड़ाई नहीं, मेरा इंसाफ है कि जो वक्त पे इंसाफ नहीं वो इंसाफ नहीं। 6-6 साल का यार कभी कर दें यार, कभी आज कर दें यार। नैब की औकात के बारे में मुझे तो पता नहीं, पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये जो नैब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रॉड शीट को $60 मिलियन हम दे चुके हैं कि हमने नवाशी के पैसे लेने काम, हमने कहा था कि हमें पैसे ला के दो, हमें $1 आज तक नहीं मिला। हमने क्या दिया, $60 मिलियन जो भट्टी साहब वाले मुशर्रफ की और नवाज शरीफ की मिली भगत होगी ना, सब की है, सब होगी ना मिली भगत। काजी साहब नहीं, लिसन टू दिस ना, आपके जो ब्रॉड शील्ड का ये मुस्तफी है उसने सवाए जनरल अमजद के एक का नाम दिया। उसने कहा नैब के लोगों में कोई शख्सियत नहीं है, सारे पैसे मांगते हैं। आप बात कर रहे हैं, आप औकात की बात आपने की है, ये वो उसने इल्जाम लगाया आप पे। यार मुझे ये इल्जाम ऑन रिटर्न है कि नैब वाले पैसे मांगते हैं। मेरा एक सवाल भट्टी साहब आपसे, नैब का चेयरमैन अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर लगाती है, बिल्कुल ये जानबूझ के बददियानत लोगों को लगाते हैं ताकि 2 नंबरी कर सकें। यार देखिए, ये बदल सफर तो हम कर रहे हैं ना, हर हुक्मरान ने आके सुहाने ख्वाब दिखाए और उसकी तमीर इतनी डरोनी हुई कि लोगों को अब किसी पे एतमाद ही नहीं। ये किन्होंने लगाए थे नैब के जो चेयरमैन है, ये किसने लगाए? ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। कमर जुमा वो जो अरबों रुपए खा गया, उसको आज तक किसी ने पूछा? मैंने कहा कि हमारे लीडर सिर्फ बयान तक देने तक महदूद है। तो फिर लड़ाई इतनी हुई कि हमारी करप्शन पे उंगली ना उठाओ वरना आपको गालियां देंगे। कादी साहब, आज स्ट्रीट पावर पीडीएम के साथ होती तो मैं देखता इलेक्शन कमीशन कैसे इसको और 10 साल आगे ले जाता है। चंद हजार 11 जमातें इकट्ठे होकर नहीं कर सकते और आगे अदारों को गाली गलोच दी, बुरा भला कहा तो चले गए। जब आपका कानून खामोश है तो कादी साहब याद रख लें, या 2 चीजें चलेंगी। आप कहते हैं कमजोर की माशियत इकॉनमी बेहतर होगी या ताकतवर की। अच्छा मलिक साहब, बिलावल साहब नहीं आए? बिलावल साहब तो एंजॉय कर रहे हैं सिंध में, उन्होंने आज अपना ज़िमनी इलेक्शन जीता उमरकोट में, तो वो वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कहते हैं हम जीत गए हैं। तो मेरा ख्याल है आज उनका फोकस तो क्लियर है, उनके लिए ज़्यादा अहम चीज़ ज़िमनी इंतखाबात है और अपनी पार्टी है। और कुछ ये भी कहा जा रहा है ना, जो दूसरा PTI के आगे जिसकी गर्दन पे गन है ना, वो पीपल्स पार्टी है फॉरेन फंडिंग के हवाले से। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की तरफ से इंडिकेशन यही है कि इसको छोड़ें। आप किस तरह आप देख रहे हैं? पब्लिक सपोर्ट तो है कोई नहीं किसी को, तो पब्लिक सपोर्ट का इशू नहीं, बहरहाल जो इशू तो है। बट मतलब
पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी तो आपकी सियासतदानों में ताकत कहां तो से आएगी? हमारे यहाँ फिर वो जबान से बातें करेंगे, सिर्फ गालियां देंगे, अमली तौर पे मलक साहब कहते हैं ना पब्लिक सपोर्ट का इशू नहीं है। आज 2-3 लाख बार बंदा होता, इलेक्शन कमीशन की जरूरत थी कि ये फैसला ना करे 15 दिन में। भट्टी साहब वो पब्लिक की और अब भट्टी साहब खबर ये भी आ रही है कि बिलावल साहब कहते हैं कि हम सेनेट के इलेक्शन के बाद इसमें तरमीम करवाएंगे और ताकि हमारे ऊपर गिरफ्त हो ही ना सके, या मेरा मतलब है कि जो हम पूरा सिस्टम ना लपेटा जाए। आगे भी हमको 6 महीने से रिलीफ मिला हुआ, जब से एपीसी बनी है सितंबर में गालबन, उसके बाद पीपल्स पार्टी का कौन सा लीडर गिरफ्तार हुआ? साहब मुझे अपनी ईमानदारी से बताएं, पब्लिक क्यों हिस्सा बने? पब्लिक के हाथों कुछ होता है, कभी पब्लिक को तो कुछ पता नहीं चलता, एकदम एक चीज होती है, एकदम खत्म हो जाती है। एकदम इन्होंने लड़ाई किसी और से लड़नी थी, आज लड़ाई इनकी इमरान खान से हो गई है, कल को पता लगेगा उससे भी सुलह हो गई। लोग कहाँ पे जाएं? लोग किस तरह के साथ चले, रेड जोन किसके साथ चले? रेड जोन को आने में दिया गया है, वो सिर्फ इनको ये दिखाने का दिया गया कि तुम इतनी बंदे नहीं, ये भी मैच फिक्स है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, ये भी फिक्स था मैच सारा। हाँ, ये सारा फिक्स था कि आप इस तरह आएंगे, इस तरह जाएंगे। आप क्या समझते हैं? नहीं, फिक्स क्या है? ये इत्तेफाक यार, हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर ये सारी चीजें तय की थी, आप इस तरह आएंगे, इस तरह तकरीरें करेंगे। ये तो आपको डीसी के पास जाना पड़ता है ना, अगर आपने जुलूस जलसा निकालना है तो आप कहते हैं ये आपका आईनी कानून है, ये आपका एरिया, यहाँ बैठे जलसा करें और चले जाएं। तो ये तो यही हुआ ना। मैं आपको ये इस्लामाबाद और पिंडी के कुछ वाकया सुनाऊं कि किस तरह भत्ता लेते हैं, ये पैसे लेते हैं गरीब आदमी से। ये ताकतवर थे, इनके आगे कानून लेट गया, अपाहज था। अदरवाइज डू यू थिंक कि आम गरीब आदमी बच्चे यहाँ नबीना अफराद पे लाठी चार्ज हुए हैं, इन पे क्यों नहीं हुआ? कि ये कानून से ताकतवर है। रेड जोन में एसओपी बना रहे हैं, आप छोटी छोटी दुकानों होटलों को बंद कर रहे हैं। नहीं बड़ी साहब, मैं आपकी बात नहीं मानता। आप ये कहना चाहते हैं ऐसे हर जगह पहुंच रहे हैं? आपके लिए भी खबर होगी, आज सरकारी मुलाजमों ने इसी वक्त वजारत दाखिला और वजारत खजाना के सामने अपनी तरहों के लिए उन्होंने एहतजाज किया, उनकी तो किसी ने नहीं। लेकिन एक बात आज की बात है, हुकूमत टर्न्ड ब्लाइंड आई टू देम, नंबर 1, और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कोई बात नहीं हुई कि वो आए हुए हैं। काजी साहब लोग यार वो पीडीएम वाले अपना एनआरओ लेने गया कि मेरा केस खत्म करो, आप फिर पता नहीं अवाम का नाम शुगर सोसाइटी को समझाए ना, जो हमें बताती है कि जनाब ये जमहूरियत के लिए जा रहे हैं। यार अवाम का नाम हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस्तेमाल करें, लेकिन दोनों का अवाम से ना दर्द का रिश्ता है, ना एहसास का रिश्ता है, ना महसूस करने का रिश्ता है। हाँ, उनके नाम इस्तेमाल करके हमारे कंधों पे इन्होंने बादशाहत करनी है और हमने इसी तरह बेवकूफ़ बनना। ये नूरा कुश्ती है, इसमें सारे बेनिफिशियरी क्या कहानी है, इसका नतीजा हम आप पे छोड़ देते हैं। और जब हम वापस आएंगे तो देखेंगे एक अमेरिका बहादुर का भी जिक्र करेंगे, फिर हम एनर्जी के सेक्टर की बात करेंगे। पाकिस्तान पर जो कर्जे का एक पहाड़ है जिसका जिक्र ना हुकूमत करती है ना अपोजिशन को उसकी जिक्र करने की कोई ज़रूरत नज़र आती है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब और मलिक साहब आपसे आते हैं। बात बड़ी सादा सी है, सब कह रहे हैं और जितनी बड़ी तनोमंद आवाज़ें हैं एकेडमिक्स की और दूसरे की, ये कोविड के बाद की दुनिया माशी ऐसी नहीं रहेगी। हमारा ज़रिया मुआश कर्जे है, या हमें दो तरफ से हाथ हो रहा है। एक हमारा जो मकामी माफिया या कार्टल्स हैं वो हमारी खाल उतार रहे हैं, एक हमारा जो बाहर का माफिया वो हमारी, जिसे आप आलमी मालियाती इदारे कहते हैं। कोई सोच, कोई फिक्र, पहले तो फिक्र बताएं, कर्जा कहाँ तक पहुँच गया, ये कितनी देर तक ये सिलसिला कितनी देर तक चल सकता है? काजी साहब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि तकरीबन 13,000 अरब रुपया आपने कर्जा ले लिया 2 सालों में, और जो 4 चीज़ें हैं जिसको हम पाकिस्तान की अवाम कहते हैं, हम बड़ी गुफ्तगू करते रहते हैं, उनका कोई मसला नहीं। उनका सिंपल मसला है पेट्रोल कितने का, 7 महीने में आपने 35 रुपये बढ़ा दिए। ये मैं आप पाकिस्तान की बात करने जा रहा हूँ। चीनी आपने बढ़ा दी है 50 से 60 रुपये, आटा आपने बढ़ा दिया 35 से 50 रुपये, और चौथी चीज़ है बिजली आपने 10 से 15 रुपये यूनिट। ये हर पाकिस्तानी जो इस मुल्क के जो शहरी, उनके ये 4 मसले हैं। उनको हमारी इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी से कोई गर्ज नहीं। 4 आपने उनके साथ ये ज्यादती कर दी, 13,000 अरब आपने कर्जा ले लिया। अब आपको मैं बिजली की 1-2 खबरें सुनाता जाऊँ कि आपके साथ हो क्या रहा है। खान साहब की जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ईमानदारी, उनका एक क्रेडिबिलिटी आई थी कि ये बंदा जो कहता है वो करेगा। खान साहब ने आपसे वादा किया था, आपसे मैं बल्कि डिटेल इससे पूछूंगा भी कि एनर्जी ऑडिट कराऊंगा। नवाज शरीफ जब आया था ना, तो उसने पहला काम, पहले दिन आते जो काम किया, वो बड़ी लंबी खबर हो जाएगी, 500 अरब रुपया दे दिया IPPs को कि लो जी ये आप पैसे ले लें। इमरान खान ने ये वादा किया था इस कौम के साथ कि जब मेरी हुकूमत आएगी और जब मैं आऊँगा मैं एनर्जी ऑडिट करूँगा। और ये जो गोहर ताबिश साहब ने जो छोड़ी थी ना अपनी जॉब एज एडवाइज़र, उन्होंने कहा था ये ऑडिट करो। अब हुआ ये है कि ये आपका IMF और इस मुल्क के जो ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने ताबिश को गिरेबान से पकड़ लिया, उसको तुम कौन होते हो ऑडिट कराने वाला।
अब खबर ये है कि अगर पाकिस्तान की ये जो IPP सरकार के हवाले हो जाए, अब मुझे सुन ले जरा, ये बड़ी अहम बात में करने लगा। अगर ये आपकी हुकूमत ये काम सारा संभाले ना, IPP ये निजकारी वाले जो इन्होंने आपका खून चूस रहे हैं, तो यही बिजली, तजारती बिजली 26 रुपए से 13 रुपए की हो जाएगी, और जो 10 रुपए का यूनिट है वो 5 रुपए का हो जाएगा। तो फिर आपको टेक ओवर का अब मुझे मेरा बस आपसे एक सवाल है, उसके बाद भट्टी साहब पूछे, ये जरा मुझे समझाएं ये एनर्जी ऑडिट है क्या? जो एनर्जी ऑडिट बड़ी सादा चीज़ है। ये जब 1994 में आपने ये मुआहदे किए थे तो इसको स्वीट डील्स कहा था फाइनेंशियल टाइम्स ने, बड़ी मीठी डील्स थी, और उसकी मैं तफसील में ज़्यादा मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एनर्जी ऑडिट तक रहता हूँ। हमने इन मुआहिदों में अपने हाथ काट के दिए थे, और भट्टी साहब कहा था कि जिस खाम माल से बिजली बनेगी वो भी हम देंगे। अब अगर बिजली बन रही है फर्नेस ऑयल से, तो उस रियासत ने, यानी मैंने और आपने देना है, अब आपने और मैंने देना है। अच्छा, अब हुआ ये कि एनर्जी ऑडिट का मतलब है कि देखना था कि एक पाव तेल की कितनी बिजली बनती है, तो पैसे देने से पहले ही हमने ये देखना था कि अगर एक पाव बिजली, एक पाव तेल से सपोज 10 किलोवाट बनते हैं, यूनिट बनते हैं, तो उसका आप ऑडिट करते हैं। अब हुआ ये कि ये अनर्थ हो चुका है। हुआ ये कि ये तेल ज़्यादा ले रहे थे और बिजली कम बना रहे थे, और वो यहाँ पे स्कैम हुआ, यहाँ लाहौर में वो तेल बिक रहा था। ठीक है, ये है एनर्जी ऑडिट, कि एनर्जी ऑडिट करें कि जो हम आपको दे रहे हैं, जो आपका हमारा वायदा, और वो वायदे भी बड़े यानी एंटी पीपल थे। तो ये और इमरान खान साहब को ये बात था, जब 500 अरब रुपया दिया पीपल्स पार्टी, 478 बिलियन टू बी एग्जैक्ट वो दिया, तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त के कहा कि ये आपने गलत किया है, ये आपने इस मुल्क पर जो है, इस मुल्क पर जुल्म किया है। और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इसका ऑडिट किया करूंगा, मगर आज नहीं हो रहा। जी भट्टी साहब। काजी साहब, जैसे तक आप और मेरे जैसे सादा और बेवकूफ़ लोग जिंदा ना, ठग भूखे नहीं मर सकते, तो ठग हम पे मुसल्लत है। एक बात याद रख लें, हमें सुहाने ख्वाब दिखा के ये हम लूटते रहेंगे, ये लूटते रहेंगे, और हम अब तक आवाम को शऊर ना आया। ये सिर्फ वो देखते हैं कि हमें कमीशन कितना मिल रहा है। इस बंदे ने मेरे साथ इलेक्शन में या इलेक्शन से पहले कोई 20-25 इन्वेस्ट किया, तो मैं किस ठेके के जरिए इसको 50 अरब का फायदा दे दूं। वो आपने जो बात की थी ना, वो ठीक है, सबको हिस्सा अपनी अपनी जगह पे मिल रहा है, वरना क्यों जो है आज तक मुझे बताए ना, आज तक हम तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से एक बंदा नहीं उठा सके। और दुनिया में सबसे आसान काम है किसी करप्ट और चोर को पकड़ना, लेकिन उसके लिए पकड़ने वाला खुद ऑनेस्ट, ईमानदार और बेखौफ होना चाहिए। जो सबसे बड़ा मॉडल है अमेरिका बहादुर, जिसमें 25,000 आज जो लोग हैं वो वाशिंगटन DC में उनके जो गार्ड्स हैं, वो वहाँ पर उनको जो है वो और वो कह रहे हैं कि ये तमाम गार्ड्स जो हैं उस मुल्क के कमांडर इन चीफ से, उस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए वहाँ तैनात हैं। इट्स अ जोक, लिबरल डेमोक्रेसी इज। वो गाना सुना कादी साहब, आपने मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और ट्रंप अमेरिका बदनाम हुआ तेरी जाली जमहूरियत के लिए, फाशिस्ट जमहूरियत। इधर भी हमारी एक फ्रॉड हो रहा है जमहूरियत के नाम पे हमारे हमसाये में, मोदी। और वहाँ ये सुना है कि वो कह रहे हैं, उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि हमारे इलाके में आप अपनी बस्तियां आबाद कर रहे हैं, आप अपने इलाके में अपनी बस्तियां उजाड़ रहे हैं, तो उन्हें आबादी करने। कादी साहब, चाइना 40 से 50 किलोमीटर अंदर जाकर बस्तियां आबाद कर रहा है, भारत तो वैसे ही कब्रिस्तान बनने वाला है। ये किस्सा मादी और मोदी मौकाएगा, हम नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि हमने तो बयान देना है, हमने तो मकबूजा कश्मीर ट्वीट के जरिए और टॉक शो से आजाद कराना है। हमें नहीं, मोदी हमारी फेवर अल्लाह मैं ये कहता हूं कि हमें भी हमारी निजात कार्टेल से करवाई जाए, और इंडिया के अवाम को निजात जो है वो खुद ही हासिल करेंगे अगर मोदी से वो करना चाहते हैं, और जो चाइना के साथ भी अपना मामला करें। मगर सवाल ये है कि कहानी एक जैसी है, लोग बेचैन हैं, और मैं आपको और भी बात बताऊँ, इवन ईरान में बड़ी इस वक्त अनरेस्ट है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट जिसे आप कहते हैं। लेकिन बहरहाल, लेकिन ये है कि ये दिन बड़ा अहम है, गुजर जाएगा ये दिन, मगर जो डिवीजन अमेरिकन समाज में हो चुकी है भट्टी साहब, ये पेपर ओवर नहीं हो सकता। भाई साहब, कल इस वक्त मेरा ख्याल है ट्रंप से जान छूट चुकी होगी, जो बाइडेन अपना बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कल ट्रंप से जान छूट चुकी होगी, मगर जो मसाइल समाज में पैदा हो गए और जो डिवीजन पैदा हो गई हैं वो परसिस्ट करेंगी। और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि शायद ये अमेरिका के आलमी इक़्तिदार के खात्मे का पहला दिन शुरू हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत अहम लोग कह रहे हैं। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।